नमस्कार मित्रों, मेरा नाम श्याम सुंदर बिश्नोई। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। इससे पहले अध्याय संख्या 3 में हमने परमाणु और अणुओं के बारे में जाना था कि परमाणु व अणु क्या होते हैं। इसके बारे में यानी इससे आगे पढ़ने से पहले एक बार हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। परमाणु क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी अविभाजितम अवस्था, सबसे छोटी से छोटी अविभाजितम अवस्था, यानी जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, वो चीज परमाणु। और अणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। और अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। पदार्थ मिलकर आगे क्या बनाते हैं? यौगिक। ये तो बाद की बातें हो गई। पिछले चैप्टर में हमने परमाणु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी। अब परमाणु की संरचना यानी इस परमाणु के अंदर क्या होता है, कौन कौन से अपरमाणविक कण आते हैं, इसके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या क्या मॉडल प्रस्तुत किए, परमाणु की खोज किस प्रकार से हुई, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले पदार्थों में आवेशित कण। यहां पर एक शब्द आया है आवेशित, या फिर कह सकते हैं आवेश। आवेश का मतलब क्या हुआ? आवेश का दूसरा नाम है आयन। इसको आयन भी कहते हैं। यानी कोई भी अपरमाणविक कण, अपरमाणु का मतलब परमाणु के अंदर पाए जाने वाला कण, यानी कोई भी अपरमाणविक कण जिसके ऊपर कोई न कोई या तो धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो वो अपरमाणविक कण क्या बन जाएगा? आवेश या आयन। या कोई परमाणु हो, उस परमाणु पर प्लस या फिर माइनस चार्ज हो, तो क्या बन जाएगा? आवेश या आयन। परमाणु के अंदर मैंने पिछले अध्याय में बताया था, परमाणु के अंदर मुख्य रूप से कितने अपरमाणु कण पाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। होते तो इससे अधिक है, लेकिन आपके सिलेबस में इन 3 अपरमाणु कणों के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। और हम जितने ये परमाणु के मॉडल पढ़ेंगे ना, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का, इसमें इन्हीं 3 अपरमाणु कणों के बारे में जिक्र किया गया है। अब बताओ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इसे P से दर्शाते हैं और इस पर धनावेश होता है। नंबर 2 अपरमाणु कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? N से। और ये कैसा अपरमाणु कण है? उदासीन, यानी इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, न तो धनावेश है और न ही ऋणावेश है। नंबर 3 तीसरा अपरमाणु कण है आपके इलेक्ट्रॉन। इसको E से दर्शाते हैं और इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। अब बात करें इनकी खोजकर्ताओं की, यानी सबसे पहले इन अपरमाणु कणों के बारे में किसने बताया था? देखो, अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से तर्क दिए थे, अपने द्वारा जो प्रयोग किए, अपनी रिसर्च के अंदर जो जो निकला उसके आधार पर बताया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं। इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति कहां पर होती है? यानी ये अपरमाणु कण E- के रूप में मैं दर्शाऊंगा। परमाणु के अंदर ये कहां पाया जाता है, वो चीज देखिए। तो ये है परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? बीच में नाभिक। नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी पर कुछ कक्षाएं पाई जाती है। यानी परमाणु के आकार के आधार पर उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों के आधार पर इसमें क्या पाई जाती है? कक्षाएं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी उनमें कक्षाएं ज्यादा होगी, उतना ही परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। यह तो नाभिक हो गया। उसके चारों ओर ये जो मैं बना रहा हूं गोलाकार आकृति या गोल घेरे,
ये सारी की सारी क्या है, कक्षाएं। इन कक्षाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, या कक्षाओं के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां हुई, परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली कक्षाओं में। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, जे थॉमसन ने। यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हुए, जे थॉमसन। अब आगे आइए, परमाणु की संरचना, दूसरा टॉपिक देखिए। हमने आवेशित कणों के बारे में पढ़ा था, यानी आवेशित कण कौन कौन से। बात यहां पर परमाणु की हो रही है, पदार्थों की हो रही है, तो पदार्थों के अंदर आवेशित कण केवल और केवल यही होंगे। अब दूसरे टॉपिक पर आइए, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इस मॉडल के अंदर बताया था। यानी परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर ये नाभिक, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन कौन से दो परमाणु कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन ये धनावेशित होता है और ये उदासीन। अब देखिए परमाणु की संरचना के बारे में। और मैं यहां आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, कोई तत्व ले लेता हूं, उसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैं नंबर 3 पर तत्व आता है लिथियम। लिथियम का मैं आपको एक परमाणु संरचना बनाकर बताता हूं। लिथियम, इसको Li से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका प्रतीक चिन्ह मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था, लिखाया भी था। Li से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3, और इसका परमाणु द्रव्यमान इसका दुगुना कर लीजिए, 6। ठीक है, अब बात इसके परमाणु संरचना की हो रही है। सबसे पहले तो इसके अंदर आप देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जितना इसका परमाणु क्रमांक है ना, उतने उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 3। ठीक है, अब इसका एक परमाणु मॉडल बना लीजिए आप। जैसे मान लो ये लिथियम का परमाणु है, ये इसका नाभिक हो गया, और ये इसकी एक बाह्यतम कक्षा हो गई। देखिए नाभिक के अंदर तो मैंने बताया था कौन कौन से अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 3। इसके लिए आपके कक्षक कितने काम आएंगे, 2 और 1। यानी पहले कक्षक के अंदर सदैव इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। और दूसरे कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप बताओगे कि हमें कैसे पता चलेगा भाई पहले कक्षक में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में कितने होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n²। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, n बराबर क्या है, यहां पर n है कक्षकों की संख्या या कक्षकों का क्रमांक। अब वो कैसे हुआ भाई, परमाणु में अधिकतम कितने कक्षक हो सकते हैं। आज तक 120 तत्व खोजे गए हैं ना, तो लगभग 5 से लेकर 7 कक्षकों तक परमाणु फैला हुआ रहता है। यानी नाभिक से लेकर लगभग इतने कक्षक होते हैं। यानी ये परमाणु का नाभिक, ये उसकी पहली कक्षा, ये उसकी दूसरी कक्षा, ये इसकी तीसरी कक्षा, ये इसकी चौथी कक्षा, ये उसकी 5वीं कक्षा। अब इनको आप क्रमांक दे दीजिए। जो नाभिक के सबसे नजदीक से नजदीक कक्षा है, उसको आप
पहला क्रमांक दे दीजिए। ए के बाद जो दूसरी कक्षा आ रही है उसको कौन सा क्रमांक दे दीजिए? 2। दूसरे के बाद अगली कक्षा आ रही है उसको 3, उससे अगली कक्षा आ रही है उसको 4 और उससे अगली को 5। ये तो आप अंकों के आधार पर दे सकते, आपने इनको नाम दे दिया या कोई अंक दे दिया या आपने इनको कोई पहचान दे दी। यदि आप इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में या ABCD के आधार पर कोई अंक देना चाहो तो वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ सुझाए गए हैं कक्षकों के क्रमांक। इसको एक नंबर जो कक्ष है उसको क्या मानते हैं? K, 2 को L, 3 को M, 4 को N, उससे अगले को O, K L M N O। ये इनके हो गए कक्षकों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। यदि आप मानो प्रतीक चिन्ह, ये अंकों के आधार पर प्रतीक चिन्ह या कक्ष या क्रमांक इनके, यानी कक्षक कौन से नंबर पे। अब यहां पर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है ये। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि कौन से कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, यदि वो आपको निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। यहां पर n बराबर क्या है? कक्षकों का क्रमांक। अब हम निकालते हैं भाई कैसे। अब बात करूं यदि मैं k की, यानी k कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं पहले ये फॉर्मूला लिखूंगा 2n²। ठीक है, k बराबर 2 गुणा n बराबर मैं यहां पर क्या रखूंगा? इसका क्रमांक कितना है? k का 1 है, पहले नंबर पर आता है, तो n बराबर मैं क्या रखूंगा? 1। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा? k बराबर 2। यानी पहले कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहां पर आप इसको लिख लीजिए, k बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आगे आ जाइए, बात करूं मैं L कक्षक की। L बराबर 2 गुणा n बराबर, यहां पर n यानी कक्षकों का क्रमांक ये कौन सा है? L का 2 नंबर। आप n बराबर क्या लिख देंगे? 2। तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो L बराबर 2 गुणा 4, L बराबर 8। यानी कि L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। अब बात करें हम M कक्षक की। M कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वही ये फॉर्मूला आप उपयोग में ले लीजिए। 2 गुणा n बराबर, अब मैं क्या रखूंगा? m कितने क्रमांक पर आ रहा है? तीसरे, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, तो m बराबर 2 गुणा 9, m बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। अब बात करूं मैं n इलेक्ट्रॉन की, n कक्षक की। n कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो निकालेंगे। 2 गुणा n का क्रमांक कितना है? 4। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा 4 का स्क्वायर, तो n बराबर 2 गुणा 16। n बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 32। तो चौथे क्रमांक पर जो n कक्षक आ रहा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकेंगे हम? 32। अब यदि मैं बात करूं O कक्षक की, वो ये फॉर्मूला के लिखेंगे। O का क्रमांक कितना है? 5। तो 2 गुणा 5 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 25, O बराबर 50 इलेक्ट्रॉन। यानी 5 नंबर पर जो O कक्षक आ रहा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 50। इस प्रकार से आगे आने वाले कक्षकों में भी आप निकाल सकते हो। तो ये मैंने बताया। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिथियम का एग्जांपल अभी हमारे चल रहा था। परमाणु क्रमांक 3 थे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा कक्षकों में? देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षक में भरे जाएंगे, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, ये आगे वाले में भर दो। L कक्षक में कितने? 1।
हालांकि हमें पता है एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी अधिकतम हम भर सकते हैं, परंतु हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन बचा कितना है, केवल एक ही बचा है। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, एक ही। तो यही सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाओ, नाभिक। नाभिक के बाद पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। यहां पर पहले ये कक्षा कौन सी हुई, के, दूसरी कक्षा एल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दो। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कितने, 2, तो ये 1 और ये 2। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1, ये 1। ये हो गई आपके लिथियम परमाणु की संरचना। यानी परमाणु की संरचना की बात हो रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल देखकर मैंने आपको बताया लिथियम परमाणु की संरचना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बाकी मैं आपको कुछ दे दूंगा जो आप घर पे प्रयास करें। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं एक तत्व ले लेता हूं, नंबर 10 पर आ रहा है आपका नियोन। परमाणु क्रमांक 10 पर कौन सा तत्व आता है, नियोन। अब देखो नियोन जो परमाणु है, नियोन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने का सीधा सा सूत्र क्या है, या सीधी सी यदि मैं देखूं तो इनके परमाणु संख्या कितनी है, तो नियोन की परमाणु संख्या 10, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी इसके अंदर, 10। अब इलेक्ट्रॉनों के वितरण को मैं बताऊं, इसमें भी अधिकतम कितने कक्षक काम में आएंगे, 2। कैसे हुए, के और एल। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ठीक है, एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अब यदि मैं नियोन के हिसाब से बात करूं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करूं, तो नियोन का यदि मैं नियोन के परमाणु संरचना बनाऊं तो उसके पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब बच गए कितने नियोन के, यानी 2 तो मैंने पहले कक्षक में भर दी। अब इसके कुल 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से मैंने 2 भर दिए, बचे कितने, 8। इस 8 को मैं क्या करूंगा, एल कक्षक में भरूंगा, यानी 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन का हिसाब बराबर। अब वो या परमाणु की संरचना बना लो इसकी। ये परमाणु का नाभिक, ये इसकी पहली संरचना या पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं, 2, 1, 2। दूसरे कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकता हूं, 8। नियोन के दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी 8 ही है, तो 8 के 8 भर देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गई नियोन की परमाणु की संरचना, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों के आधार पर। और यदि आपको परमाणु संरचना बनाने को कहे तो आप इस हिसाब से परमाणु संरचना बना सकते हो। अभी आप घर पे क्या करोगे, मैं कुछ तत्व दे देता हूं या कुछ परमाणु दे देता हूं, आप उसका घर पे प्रयास करो। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये 5 तत्व है। सुविधा के लिए आपके इनके परमाणु क्रमांक में बता देता हूं, 5, 6, 7, 11 और 19। ये इनके परमाणु क्रमांक मैंने बता दिए। आप इसी विधि से क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के वितरण को आप देखोगे, बाद में परमाणु को किस प्रकार से भरते हैं कक्षकों के अंदर, ये आप घर पे बनाओगे। यहां तक तो ये 3 तो ठीक है, आप इस हिसाब से कर लोगे। इनमें एक कक्षा यहां पर और बढ़ जाएगी, तो आप 2 यहां पर भर देना, 8 यहां पर भर देना। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसको तीसरी कक्षा में, अगर आवश्यकता पड़ रही है चौथी कक्षा की तो चौथी कक्षा भी बना लेना। ठीक है, बाकी चौथी कक्षा की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपके यहाँ पर 3 कक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप इन परमाणु संरचना को बनाने का कृपया अभ्यास करेंगे। अब देखो, इसी के अंदर आ रहे परमाणु की थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु की संरचना में
पहला मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन ने। थॉमसन का पूरा नाम जे थॉमसन। थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने कौन से परमाणु की कण की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। थॉमसन के परमाणु के बोरॉन मॉडल के अंदर कई प्रकार के मॉडल आते हैं। एक उसने बताया था क्रिसमस केक का, एक उसने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल, एक इसने मॉडल बताया था तरबूज का मॉडल। तीनों मॉडल एक ही है, अलग अलग उसने एग्जाम्पल दिए थे। उसके अनुसार यदि मैं क्रिसमस केक की बात करूं तो क्रिसमस केक में उसने परमाणु की संरचना को किस हिसाब से बताया? क्रिसमस केक के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो खाने के जो केक के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों को तो उसने क्या बता दिया था? इलेक्ट्रॉन। और बाकी बचा जो भाग था, उस भाग को उसने क्या बताया था? प्रोटॉन। यानी उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, यानी थॉमसन को न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन नामक जो अपरमाणु कण है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था। केवल दो अपरमाणु कणों का ज्ञान था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यही बात प्लम पुडिंग मॉडल में, यही बात तरबूज मॉडल में। यानी तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों को तो उसने क्या मान लिया था? इलेक्ट्रॉन। और जो बाकी बचा जो खाने योग्य लाल भाग है उसको क्या मान लिया? प्रोटॉन। कहने का मतलब क्या है? यानी परमाणु एक गोल संरचना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के अंदर अलग अलग भागों में क्या रहते हैं? धंसे हुए रहते हैं। और बाकी बचा जो भाग है, खाली भाग हो गया या जो भरा हुआ भाग हो गया, उस भाग को उसने क्या मान लिया? प्रोटॉन मान लिया। केवल इतना ही बताया था उसने, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। यानी उसने केवल इन्हीं दो चीज़ों की जानकारी दी थी, और वो भी अलग अलग खाने पीने की चीज़ों के आधार पर या खाने पीने वाले पदार्थों के आधार पर बताया भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा प्रोटॉन है। आगे देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी थॉमसन के बाद में अगला वैज्ञानिक आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड उसने इस मॉडल को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। वो कह रहा परमाणु की संरचना इस प्रकार से नहीं होती, मैं बताऊंगा परमाणु किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए उसने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो मॉडल कैसा था? उसने एक प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर उसने बताया था कि प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, क्या परमाणु पूरा भरा हुआ रहता है या परमाणु खोखला है। उसके लिए एक उसने 100 परमाणुओं की, यानी सोने के 100 परमाणुओं की एक पतली चादर ली, यानी सोने की एक पतली पन्नी ली, और उस पन्नी पर उसने हीलियम के नाभिक के कणों की बौछार की, नाभिक के कणों की बौछार की। यानी उस सोने की पतली पन्नी जिसके अंदर लगभग 100 परमाणु मौजूद थे, उस 100 परमाणुओं पर उसने हीलियम के जो नाभिक के कण है ना, उन कणों की उससे सोने की पन्नी पर बौछार की। बाद में उसने उन कणों को देखा, यानी जो हीलियम के नाभिक के कण थे उस सोने की पन्नी पर टकरा कर कहाँ गए, उसके आर पार निकल गए या उनकी दिशा बदल गई। उसके आधार पर उसने एक प्रयोग किया। तो हम वो प्रयोग देख लेते हैं। जैसे मान लो ये उसके परमाणु सोने की पतली पन्नी है, ये परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इसके
नाभिक, ये उसकी सोने की मान लो पतली पन्नी है। यहां पर उसने एक गन रखी, ये क्या करेगी, हीलियम के नाभिकों की बौछार करेगी, नाभिकों के कणों की बौछार करेगी। बौछार कहाँ करवाएगी, सोने की पतली पन्नी पर। अब क्या किया उसने, कई हजार कण लगातार उस गन से कई हजार जो हीलियम के नाभिक के कण थे उसकी बौछार करवाई। कहाँ पर, सोने की पतली पन्नी पर। और उन कणों को देखा, वो कण हालांकि आंखों से वो देख नहीं सकता था, परंतु जब वो कण उस पन्नी पर टकरा रहे थे तो एक चमक पैदा हो रही थी, आवाज आ रही थी। उसके आधार पर उसने क्या किया, अनुमान लगा लिया। हालांकि उस समय इतने विज्ञान इतना विकसित नहीं था कि उन कणों को देख पाए, क्यों, क्योंकि वो कण इतनी तेजी से जा रहे थे तो आंखों से तो ओझल पहले से ही हो गए थे। तो यहां पर जैसे वो कण टकराए तो वहां पर उस पन्नी पर एक चमक उत्पन्न हुई, वह ध्वनि उत्पन्न हुई। उसके आधार पर उसने अनुमान लगाया। अब क्या क्या उसने अपने प्रयोग के अंदर किया, पहली चीज प्रयोग के अंदर क्या क्या लिया, एक तो सोने की पतली पन्नी ली, दूसरी चीज हीलियम के नाभिकों के कणों की बौछार की, तीसरी चीज चमक व ध्वनि के आधार पर निष्कर्ष निकाला। ये तीन चीजें उसने अपने प्रयोग के अंदर आजमाई। अब क्या निष्कर्ष निकला, यानी प्रयोग उसने कर लिया, कई हजार कण भेज दिए। अब वो कण कहाँ गए, क्या वो कण इस पन्नी को आर पार करके निकल गए, क्या कण कुछ डिग्री कोण पर मुड़ गए, क्या वो कण उस पन्नी पर टकरा कर क्या वापस आए, जिस डिग्री से गए थे उसी डिग्री से 180 डिग्री कोण पर वापस घूमकर उसकी तरफ आए, वो देखो। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला या क्या क्या उसको परिणाम मिले, तो बात करूं मैं परिणाम की। कुछ कण उस पन्नी को पार करके निकल गए, दूसरा परिणाम आया, कुछ कण कुछ अंश कोण पर पन्नी से टकराकर अन्य दिशाओं में चले गए। नंबर 3, केवल एक कण यानी 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस आया, यानी कि 180 डिग्री कोण पर वापस आया। कुछ कण तो इसके आर पार निकल गए, कुछ कण टकराए और कुछ आंशिक कोण से अन्य दिशाओं में चले गए। एक कण ऐसा था जो जिस कोण से आया था उस परमाणु से टकराकर वापस उसी दिशा में चला गया और उस गन पर वापस टकराया, तब उसको पता चला। अब ये
किस कारण से हुआ? तो अब उसने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? जो पहला कण भेजा था, जो आर पार गया, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। यानी जो कण आर पार गए थे ना, उसके आधार पर उसने पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है। दूसरा मैंने जो परिणाम बताया था, भाई कुछ कण कुछ आंशिक कोण पर अन्य दिशाओं में चले गए, उसके आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कुछ कण ऐसे पाए जाते हैं, पाए गए जो विपरीत आवेशी थे। किसके विपरीत आवेशी थे? हीलियम के नाभिक के कण के। हीलियम के नाभिक का जो कण था उस पर आवेश कौन सा था? धनावेश। ठीक है। और दूसरे निष्कर्ष में वो आपको क्या बता रहा है? परमाणु के अंदर कुछ कण ऐसे पाए गए जो विपरीत आवेशी थे। यानी कि इस धनावेश का विपरीत आवेशी कौन सा हुआ? ऋणावेश। और परमाणु के अंदर ऋणावेशी कण कौन सा पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। जो विपरीत आवेशी थे, जिसके कारण से वे हीलियम के नाभिक के कण अन्य दिशाओं में गए। अन्य दिशाओं में गए, यानी उन इलेक्ट्रॉनों से टकराकर वो कण अन्य दिशाओं में गए। अब बात आ रही तीसरे निष्कर्ष की। मैंने जो तीसरा परिणाम बताया था वो क्या था? एक कण था, वो उस नाभिक से टकराया और वापस उसी कोण से उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में लौट गया। अब वो किस कारण से हुआ? वो टकराया उस परमाणु के नाभिक से। यानी जो कण लौट कर वापस आ रहे थे ना, वो उस परमाणु के नाभिक से टकरा कर वापस लौट कर आ रहे थे। उस नाभिक के अंदर कौन सा परमाणु कण पाया जाता है? प्रोटॉन। कौन सा आवेश है इस पर? धनावेश। एक चीज यदि आपको पता हो तो आपको ध्यान होना चाहिए, समान जो आवेशी वाले पदार्थ है ना, उनमें सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और वो प्रतिकर्षण भी कैसा होता है? तीव्र प्रतिकर्षण होता है। हीलियम के नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश था? धनावेश। और उस सोने के जो परमाणु थे, उनके नाभिकों में भी कौन सा आवेश था? धनावेश। तो दोनों धनावेश कण आपस में टकराएंगे तो तीव्र प्रतिकर्षण के कारण वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। इसके कारण से वो नाभिक का जो कण था ना, वो वापस से विपरीत दिशा में तेजी से गया और उस घन पर जाकर टकराया। तब उसको पता चला। तो क्या हुआ? तीसरा निष्कर्ष कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, पाया जाता है जो एक निश्चित स्थान पर होता है। वो निश्चित स्थान कौन सा है? नाभिक। यानी उस नाभिक पर ही पाया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? उसके चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे और नाभिक के अंदर केवल और केवल क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो परमाणु की संरचना के बारे में उसने ये बताया था। भाई इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और बाकी जो कक्षाओं के बीच की दूरी है ना, ये भाग पूरी की पूरी खाली है, यानी ये खोखली जगह है। उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। बाकी परमाणु का पूरा भाग क्या है? खाली है। तो ये तीन जो निष्कर्ष निकाले उसके आधार पर उसने ये बता दिया। खाली भाग कौन सा है? कक्षाओं के बीच की खाली जगह। और कुछ कण इलेक्ट्रॉन
जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। यह था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी थी। कमियां कौन कौन सी थी वो देखिए आप। हाँ, अब देखिए रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। अब कमी क्या थी? कमी का मतलब वो किसी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। अब कौन सी चीज स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया? उसको ये तो पता चल गया था भाई इलेक्ट्रॉन कक्षकों के अंदर चक्कर लगाते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर उन कक्षकों, निश्चित ऊर्जा के कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं। उसने वो ये नहीं बता पाया था भाई इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाएंगे तो चक्कर लगाने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या संचित ऊर्जा का उपयोग करेगा। दोनों चीज है, या तो ऊर्जा का उपभोग करेगा यानी उसको कहीं से ऊर्जा मिलेगी, और या फिर वो क्या करेगा? संचित ऊर्जा का उपयोग करेगा। ठीक है, यदि वो चक्कर लगाता रहेगा तो ऊर्जा में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में कमी होगी, और एक पल ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा। उसने तो ये अनुमान लगाया था भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कक्षकों में चक्कर लगाएंगे, ऊर्जा में कमी होगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ये अनुमान लगाया, लेकिन इसके बारे में वो कोई प्रूफ नहीं दे पाया, यानी कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। ये उसके मॉडल की क्या थी? एक कमी थी। अब उस कमी को दूर करने के लिए या उस कमी को स्पष्ट करने के लिए अगला वैज्ञानिक आया, बोर। बोर का परमाणु मॉडल क्या बताता है वो देखिए। बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने क्या बताया? निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं, पहली चीज तो ये बताई। दूसरी चीज क्या बताई? जैसे मान लो ये पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और ये दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल अपनी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, अन्य कक्षाओं में कभी नहीं जाते। यदि पहली कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो चक्कर लगाता हुआ दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा, या दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो पहली कक्षा में नहीं आएगा। निश्चित ऊर्जा की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं तो क्या उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी या अपनी ऊर्जा में कमी करनी होगी? यदि मैं बात करूं पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि दूसरी कक्षा में जाना चाहेगा तो उसे ऊर्जा में कमी करनी पड़ेगी या ऊर्जा में अधिकता लानी पड़ेगी। वो कैसे तय करेगा? देखो, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेश। विपरीत आवेशी है तो विपरीत आवेशियों के बीच में क्या होता है? आकर्षण अधिक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित होगा, न कि दूसरी कक्षा में जाने के लिए। यदि इसको दूसरी कक्षा में भेजना है तो इसकी ऊर्जा में क्या करनी पड़ेगी? अधिकता करनी पड़ेगी,
क्योंकि नाभिक के विरुद्ध जा रहा है, धनावेश के विरुद्ध जा रहा है, तो अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करेगा, तभी वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसे अपनी ऊर्जा में कमी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा और यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा तो स्तर में आता है तो ऊर्जा में कमी करेगा। यानी रदरफोर्ड ने तो क्या बताया था भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता लगाता अंत में नाभिक में गिर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। जब तक परमाणु का अस्तित्व है, यानी परमाणु का अस्तित्व कभी नहीं मिटता, तो परमाणु का अस्तित्व जब तक है तब तक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो अनंत होती है। तो बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उसको सही किया और अपने मॉडल के अंदर बताया। तो यही क्या था, बोर का परमाणु मॉडल। अगला टॉपिक आता है न्यूट्रॉन। अगला जो तीसरा परमाणु कण है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद में जो तीसरा परमाणु कण खोजा गया वो कौन सा था, न्यूट्रॉन। और इसकी खोज सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने की थी, या किस वैज्ञानिक ने की थी, ए गोल्डस्टीन ने। बाद में पता चला भाई परमाणु के अंदर एक और परमाणु कण पाया जाता है, वो परमाणु कण कौन सा है, न्यूट्रॉन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और ये कैसा होता है, उदासीन। और परमाणु के अंदर इसकी स्थिति कहाँ होती है, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले नाभिक में। यानी अब परमाणु के नाभिक में दो प्रकार के परमाणु कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले कौन से परमाणु कण की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद में न्यूट्रॉन। और चौथा टॉपिक विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल देकर बताया था, लिथियम का, नियोन का। यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं, या उसके अंदर पाए जाने वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, 2n²। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए थे वो आप घर पे रहकर उसको मिलाना। उम्मीद करता हूँ आज के कक्षा में आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो पार्ट बच गए हैं, संयोजकता, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, वो अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।